Hello everyone, welcome to Knowledge Halt. In this video, we will be discussing about direct and inverse proportions. तो सबसे पहले आप समझिए कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। सपोज आप कार से कहीं जा रहे हो, आप अगर 10 किलोमीटर ट्रैवल करते हो तो सपोज कि पेट्रोल इंजन है तो 1 लीटर पेट्रोल कंज्यूम हो जाता है। तो वैसे ही आप जब 20 किलोमीटर ट्रैवल करोगे तो 2 लीटर पेट्रोल कंज्यूम होगा। 30 किलोमीटर ट्रैवल करोगे तो 3 लीटर पेट्रोल कंज्यूम होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे जो पेट्रोल का कंजम्पशन है वो भी बढ़ रहा है। यानी एक क्वांटिटी जब इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ साथ दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली इसका अगर आप उल्टा सोचो कि 3 किलोमीटर के लिए 30 किलोमीटर के लिए हमें 3 लीटर पेट्रोल चाहिए तो 10 किलोमीटर के लिए 1 लीटर पेट्रोल चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 30 किलोमीटर के बाद अगर मैं 10 किलोमीटर की बात करूं तो अगर डिस्टेंस कम हो रही है तो पेट्रोल का कंजम्पशन भी कम हो रहा है। इट मीन्स बोथ द क्वांटिटीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। इफ वन क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग the next quantity is also increasing, and when one quantity is decreasing the another quantity is also decreasing। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ऐसे ही अगर हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करें, सपोज आपका घर है, उसके अंदर एक रूम को आपको पेंट करना है तो आप लेके आते हो, 2 पेंटर को लेके आते हो। 2 पेंटर सपोज आपके उस वॉल को 4 डेज में पेंट करता है, आपके रूम के सारे वॉल्स और सीलिंग को 4 डेज में पेंट करता है। लेकिन आपके पास पेंटर कितने हैं? 2 ही हैं। अगर आप नंबर ऑफ पेंटर इंक्रीज कर दोगे तो उसमें जो टाइम लगेगा, पहले वाले केस में क्या हो रहा था, 2 पेंटर होने की वजह से आपको 4 दिन लग रहे थे काम करने में। अगर मैंने पेंटर का नंबर्स बढ़ा दिया, सपोज 5 पेंटर कर दिया, 10 पेंटर कर दिए, तो उसमें क्या है, टाइम कम लगेगा पेंट करने में। तो यहाँ पे क्या है कि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है। एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया कि जब नंबर ऑफ पेंटर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो जो टाइम लग रहा है वॉल को पेंट करने में वो कम लग रहा है, और जब नंबर ऑफ पेंटर्स डिक्रीज हो रहे हैं तो जो टाइम लग रहा है वॉल को पेंट करने में वो इंक्रीज हो रहा है। तो आइए सबसे पहले हम डायरेक्ट प्रोपोर्शंस देखते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शंस, सपोज आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं और 5 सब्जेक्ट के लिए आपको एक एक सेपरेट नोटबुक चाहिए। एक नोटबुक की कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज 50 रुपीज। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज 50 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 2 नोटबुक्स क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ 2 notebooks will be 2 into 50, that is 100 rupees। ठीक है, सिमिलरली 3 notebooks की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 3 into 50, that is 150 rupees। 4 notebooks की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 4 notebooks की कॉस्ट हो जाएगी 4 into 50, that is 200 rupees। 5 नोटबुक की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 5 into 50, दैट इज 250 रुपीज। मैं इसे टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं। ये जो नंबर ऑफ नोटबुक्स हैं इसे मैं x मान रहा हूं। नंबर ऑफ नोटबुक्स, नंबर ऑफ नोटबुक्स इसे मैंने x मान लिया, और जो ये कॉस्ट है, कॉस्ट को मैंने y मान लिया और मैंने ऐसे एक टेबल बना दी। पहले x की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 है, तो कॉस्ट क्या है 50। फिर मेरे पास x की वैल्यू 2 है एंड द कॉस्ट इज 100। नेक्स्ट इज 3, कॉस्ट इज 150। नाउ द वैल्यू ऑफ x इज 4, कॉस्ट इज 200। अगेन एट लास्ट द वैल्यू ऑफ x इज 5 एंड द कॉस्ट इज 250। ठीक है, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक्स।
तो जो मैंने आपको यहाँ बताया वो मैंने टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ये x वाली क्वांटिटी है, ये y वाली क्वांटिटी है। तो लेट दिस बी x1, x2, x3, x4 एंड x5। सिमिलरली y1, y2, y3, y4, y5। अगर आप लेफ्ट टू राइट देखो तो क्या है, नंबर ऑफ नोटबुक्स इंक्रीज हो रही है, तो जो नोटबुक्स की कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो रही है। जब एक नोटबुक था तो कॉस्ट क्या थी, 50 रुपीज। जब 2 नोटबुक हो गए तो कॉस्ट क्या हो गई, 100 रुपीज। इसका मतलब ये क्वांटिटी जब इंक्रीज हो रही है तो ये क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। इट मींस व्हेन x1 increases, y1 also increases. When x2 increases, y2 also increases. Similarly, x3, x4, 5 increases, then y3, y4, y5 all increases. It means what? X is directly proportional to y. इसका मतलब क्या हो गया, x is directly proportional to y, यानी x अगर इंक्रीज होगी तो y भी इंक्रीज होगी, x अगर डिक्रीज होगी तो y भी डिक्रीज होगी। डिक्रीज कैसे हो रही है, देखो 5 नोटबुक की कॉस्ट क्या है, 250, और यहाँ पे 4 नोटबुक की कॉस्ट क्या है, 200। तो x की वैल्यू 5 से 4 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो y की वैल्यू भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, 250 से 200 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। व्हेन x इंक्रीजेस y इंक्रीजेस, व्हेन x डिक्रीजेस y डिक्रीजेस। तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है, इसे अगर मुझे हटाना है, वहां पे इक्वल साइन लगाना है, तो उसके लिए आपको पता है कि एक कांस्टेंट टर्म हम लेते हैं। मैंने कांस्टेंट टर्म यहाँ पे k ले लिया। उसके बाद यहां से क्या रिलेशन बन के आ रहा है हमारे पास, x अपॉन वाई इक्वल्स टू k। इसका मतलब क्या हुआ, x अपॉन वाई, तो ये जितने भी रेशियोज हैं, जब आप इसका रेशियो लोगे तो सबकी वैल्यू सेम आएगी। आप देख लो x y, फर्स्ट में क्या है हमारा, x1 y1 है, तो x1 अपॉन y1, x1 अपॉन y1 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 50। सिमिलरली अगर मैं x2 अपॉन y2 लिखूं यहाँ, तो x2 अपॉन y2 इज 2 अपॉन 100। 2 अपॉन 100 क्या होगा, 1 अपॉन 50। x3 अपॉन y3, 3 अपॉन 150, 3 अपॉन 150, देन इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 अपॉन 50। आप उसे क्या कर रहे हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, लोएस्ट टर्म में। सिमिलरली x4 अपॉन y4 क्या है, x4 इज 4 एंड y4 इज 200, ये भी क्या होगा, 1 अपॉन 50। x5 अपॉन y5, ये भी क्या होगा, 5 अपॉन 250, तो ये भी हो गया आपका 1 अपॉन 50। मैंने यहाँ क्या लिखा, x अपॉन y इक्वल्स टू k। इसका मतलब k इज अ कांस्टेंट वैल्यू। कोई भी रेशियो आप देख लो, x1 y1, x2 अपॉन y2, सबकी वैल्यू सेम है, दैट इज 150। सारे केसेस में कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, उसमें जब आप दोनों क्वांटिटी का रेशियो लोगे, चाहे जितना भी डाटा गिवन हो, सबका रेशियो हमेशा इक्वल होगा, एक कांस्टेंट टर्म आएगी। तो ये क्या था, यहाँ से डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपको समझ में आ रहा है, मतलब x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y की भी वैल्यू इंक्रीज होगी, x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो y की भी वैल्यू डिक्रीज होगी। सपोज इसके इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। सपोज यहाँ पे इतने सारे डाटास गिवन थे, सपोज ये डाटा मिसिंग है, मेरे पास ये मिसिंग है और ये मिसिंग है, मुझे कैलकुलेट करना है। सपोज ये गिवन है, ये आपको कैलकुलेट करना है और ये कैलकुलेट करना है। तो क्या करोगे, रेशियो सबके सेम आ रहे हैं, x1 अपॉन y1 1 अपॉन 50, 2 अपॉन 100, ये भी 1 अपॉन 50 है। तो जो इसमें गिवन है रेशियो, उससे किसी के साथ भी आप इक्वेट करो और ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। सपोज इसको मैंने मान लिया a, तो जब मैंने a मान लिया तो ये क्या है हमारे पास 1 अपॉन 50 है, k की वैल्यू 1 अपॉन 50 सबके केस में है। तो मैंने लिखा 1 अपॉन 50 इक्वल्स टू, यहाँ पे a है, a अपॉन 150। यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो a इंटू 50 इक्वल्स टू 150। तो यहां से a की वैल्यू क्या आएगी, 150 अपॉन 50, दैट इज 3। तो यहां a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 3, है ना।
आप देखो x3/y3 हमारे पास x3 की वैल्यू 3 थी। यहाँ पे भी ये डाटा मिसिंग है, तो सपोज मैं इसे b मान लेता हूँ, तो मैं इसे लिख सकता हूँ। अभी अभी मैंने कैलकुलेट किया, 3/150 भी करोगे आप तो 150 होगा, तो k की वैल्यू हमारे पास 150 है, तो मैं लिख सकता हूँ इसे 1/50, ये k की वैल्यू है, दैट इज कांस्टेंट टर्म, इक्वल्स टू 4/b। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, b इक्वल्स टू 4 × 50, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 4 20, 200। तो यहाँ पे b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 200। ठीक है, अब देखो ये क्या है, y4 में हमारे पास वैल्यू 200 थी। तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करना है, जो क्वेश्चन आपके पास गिवन होगा वो उस देख के, उसके पैटर्न को देख के आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। अगर वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो जो रेशियो होगी उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, बस उससे आप इक्वेट करते जाओ, जितने भी डाटाज मिसिंग होंगे सारे डाटाज आपको मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं इनवर्स प्रोपोर्शंस। इनवर्स प्रोपोर्शंस में मैंने पहले आपको इंट्रो में बताया था कि एक क्वांटिटी जब इंक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती है, या फिर आप कह सकते हो एक क्वांटिटी जब डिक्रीज होती है दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज होती है। देखो ये हमारे पास एग्जांपल है एक, हमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करना है। तो अगर आप वॉक करके जा रहे हो तो आपकी स्पीड 3 km/h है और टाइम लग रहा है 30 मिनट्स। अगर आप रन करके जा रहे हो तो आपकी स्पीड है 6 km/h और टाइम लग रहा है 15 मिनट्स। अगर आप साइकिलिंग करके जा रहे हो तो आपकी स्पीड है 9 km/h और टाइम लग रहा है आपको 10 मिनट्स। अगर आप कार से जा रहे हो तो आपकी स्पीड है 45 km/h और जो आपको टाइम लग रहा है वो 2 मिनट्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्पीड की वैल्यू 3 है और टाइम की वैल्यू 30 मिनट्स है। स्पीड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 3 km/h से 6 km/h हो गई, तो टाइम की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इसका मतलब क्या है, एक क्वांटिटी जब इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे जब आप साइकिलिंग की बात करोगे तो साइकिलिंग में आपका 9 km/h है, तो 6 से 9 हो गया और टाइम आप देख रहे हो 15 से 10 हो गया। यानी जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे टाइम कम हो रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि जैसे जैसे टाइम कम हो रहा है स्पीड बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो क्वांटिटी है, सपोज आपने इसे x मान लिया और इसे y मान लिया, इसका मतलब क्या है, एक क्वांटिटी जब बढ़ रही है तो दूसरा क्वांटिटी कम हो रहा है। इसका मतलब ये x और y जो है ये दोनों इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं एक दूसरे से। हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या था, x और y डायरेक्टली रिलेटेड थे। यहाँ पे अगर आप रेशियो की बात करो 3/30 क्या होगा, 3/30 विल बी 1/10 और 6/50 करोगे तो 2 3 6, 5 3 15, 2/5। तो यहाँ पे आपके रेशियो सेम नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या था, स्पीड था 3 km/h और यहाँ पे क्या हो गया, स्पीड हो गया 6 km/h, यानी मल्टीप्लाइड बाय 2। सिमिलरली अगर मैं वॉकिंग से साइकिलिंग के कंपैरिजन करूं तो मल्टीप्लाइड बाय 3। अगर इससे कंपैरिजन करूं, मैं कार से कंपैरिजन करूं स्पीड, और वॉकिंग स्पीड क्या थी 3 km/h और कार की स्पीड क्या है, ये देख रहे हो ये 15 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, अब देखो आप अगर आप 30 और 15 को कंपैरिजन करो तो 30 से 15 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जब 30 से 15 हो रहा है 1/2 है ना, यहां पे क्या हो रहा है, स्पीड डबल हो रही है और यहां पे टाइम क्या है, टाइम हाफ हो रहा है। सिमिलरली अगर आप इसके और इसके बीच कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे आपको टाइम लग रहा है 30 मिनट्स और यहाँ पे टाइम क्या लग रहा है आपको 10 मिनट्स। अगर इसके साथ कंपैरिजन करोगे तो ये क्या होगा, 1/3 होगा, है ना। अगर आप इसके साथ कंपैरिजन करोगे, 30 का इसके साथ कंपैरिजन करोगे तो ये क्या होगा, 1/15 होगा। आप देखो जो यहाँ पे स्पीड थी 3 से 6 हुआ, डबल हुआ,
और टाइम हमारा क्या हो गया, हाफ हो गया। वैसे 3 से 9 स्पीड इज 3 टाइम्स एंड व्हाट टाइम इज 1/3 टाइम्स। सिमिलरली स्पीड इज 15 टाइम्स एंड टाइम टेकन इज 1/15 टाइम्स। तो ये वेरिएशन आप देख पा रहे हो, ये वेरिएशन इनवर्स प्रोपोर्शन के केस में ही है, क्योंकि एक क्वांटिटी जब इंक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी उसी पैटर्न में डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे x और y जो है डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, वो इनडायरेक्टली रिलेटेड है। इसका मतलब x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, या तो आप ऐसे लिखो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, या फिर आप अगर मैं इसे कांस्टेंट टर्म में लिखना चाहूं, यहाँ पे इक्वल साइन मुझे चाहिए, तो मैं कैसे लिखूंगा, x इक्वल्स टू प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट का सहारा लेना होता है। मैंने प्रोपोर्शनैलिटी हटाया, इक्वालिटी का साइन लगाया, तो उसके लिए मुझे एक कांस्टेंट चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, k इंटू 1/y, है ना। अब देखो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करोगे तो x इंटू y विल बी k। इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में x अपॉन y की वैल्यू k आ रही थी, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट रिलेशन था। और इनवर्स प्रोपोर्शन के केस में हमारे पास x इंटू वाई की वैल्यू k आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। x जो है इनडायरेक्टली रिलेटेड है y के। एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। अब आप देख लो x इंटू वाई है, सपोज मैंने इसे मान लिया x1, this is x2, this is x3 and this one is x4. Similarly this one is y4, y3, y2 and y1। अगर आप x1 इंटू y1 देखोगे तो x1 इंटू y1, x1 की वैल्यू क्या है 3, y1 की 30 इक्वल्स टू 90। अगर मैं x2 इंटू y2 की बात करूं, x2 into y2 will be what, 6 into 15 equals to 90, x3 into y3 9 into 10 equals to 90, x4 into y4, x4 की वैल्यू क्या है, x4 की वैल्यू 45, 45 into 2 equals to 90। तो यहाँ पे क्या है, x और y की वैल्यू जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो हर एक टर्म में तो आपके पास k की वैल्यू आ रही है। इसका मतलब x और y एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सपोज आपके पास कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, ऐसे डाटा मिसिंग होंगे, बीच में जो भी डाटा अननोन होगी आप ये सेम फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, आपने इसे मल्टीप्लाई किया, सपोज यहाँ पे x2 मिसिंग होता तो हम क्या करते हैं, इसे लिखते हैं x1 इंटू y1 इक्वल्स टू x2 इंटू y2। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, y1 की वैल्यू क्या है 30, x2 हमें कैलकुलेट करना है, y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू 15 है। तो यहां से आप x2 कैलकुलेट कर लोगे, x2 क्या होगा 3 इंटू 30 अपॉन 15, 15 2 जार 30, 2 3 जार 6। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, हमारे पास 6 है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो आप, सपोज कि हमारे पास पाइप्स है, उसे हमें टैंक फुल करना है, एक टैंक है उसे फुल करना है। तो नंबर ऑफ पाइप्स और टाइम, आपके पास गिवन है कि आपके पास नंबर ऑफ पाइप 6 है। जब नंबर ऑफ पाइप 6 है तो आपको टाइम लग रहा है 80 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास नंबर ऑफ पाइप्स कितने हैं, नंबर ऑफ पाइप्स 5 है, तो कितना टाइम लगेगा ये कैलकुलेट करना है आपको। इसका मतलब इसे मैंने मान लिया x मान लिया, जब हमारे पास 6 पाइप था तो टाइम लग रहा था 80 मिनट्स। अब हमारे पास 5 पाइप है तो कितना टाइम लगेगा। अगर हमारे पास नंबर ऑफ पाइप्स डिक्रीज हो रहा है तो हमारा क्या होगा, टाइम इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो आप सिंपली क्या करोगे, 6 इंटू 80 इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स, यहां से आप x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। x की वैल्यू क्या होगी 6 इंटू 80 अपॉन 5,
5 16s are 80, 16 into 6 is 96। तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 96। तो ये क्या है इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, आपको टैंक फुल करना था। आपके पास जब 6 पाइप था तो आपको टाइम लग रहा था 80 मिनट्स। जब आपके पास 5 पाइप आ गया तो उसके पास आपको टाइम कितना लग रहा है 96 मिनट्स लग रहा है। यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ पाइप्स गॉट डिक्रीज, व्हेन नंबर ऑफ पाइप डिक्रीजेस टाइम इंक्रीजेस। या फिर आप इधर से देखो व्हेन नंबर ऑफ पाइप इंक्रीजेस टाइम डिक्रीजेस। इट मींस हियर x एंड y बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो ये था आपका डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट। थैंक यू।